फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के मुरादाबाद के रहने वाला एक व्यक्ति अब परेशान होकर सिविल लाइन थाने का चक्कर लगा रहा है, जिसके बाद उसको न्याय न मिलने पर उसने आला अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। उसका कहना है एलिगेन रोड स्थित अर्चना तुलसियानी मॉड्यूलर किचन शोरूम में वह काम करता था, जिसका पैसा बकाया होने पर उसे सालों से नहीं मिला, उसके पास पूरा हिसाब और व्हाट्सएप चैटिंग है। और जब उसने पुलिस से शिकायत करी तो सिविल लाइन थाने इंस्पेक्टर के पास अर्चना तुलसियानी का एक व्यक्ति पहुंचता है, जिससे पुलिस से बात हो जाती, जिसके बाद पुलिस व्यक्ति को टालती रहती है। अब उसने आला अधिकारी से मदद की गुहार लगाई। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। क्या मामला है आपका? मामला जी हमारा ये है, मैं नूरे इलाही अर्चना तुलसियानी के यहाँ पर काम करता हूँ। 14 महीने से परेशान कर रही है, पैसे नहीं दे रही है। मैंने बहुत मेहनत से काम किया है। बोलती हैं बोले अगले महीने देंगे आपको पैसे, अगले महीने देंगे पैसे। और मैं कहता हूँ पैसों के लिए मेरे पास व्हाट्सएप पे भी उनकी चैटिंग भी है और ऑडियो कॉलें भी हैं उनकी। मैं पैसे मांगता हूँ तो बोलती हैं अभी नहीं आना, फिर आना। मैं कम से कम 10 बार मुरादाबाद से इलाहाबाद के चक्कर लगा चुका हूँ। मैं बोलता हूँ पैसों के लिए तो कहती हैं फिर आना, फिर लेके जाना पैसे। अभी पैसे नहीं है हमारे पास। सर मैं ऐसे आते आते परेशान हो गया। फिर उसके बाद में सिविल लाइन में थाने में गया। पहले चौकी गया, चौकी इंचार्ज साहब ने बोले आप सिविल लाइन थाने जाओ। फिर सिविल लाइन थाने गया, उनसे सर से बात हुई। 10 दिन तक मैं उधर घूमता रहा। वो बोले 4 बजे आना, फिर बोलते थे 7 बजे आना। वो उससे बात करते थे। एक बंदा कोई उनका आया, उन्होंने उससे बात की और फिर वो चाय वाय पी के वो बंदा उनका चला गया। बोले चलो फिर कल बुलाते हैं आपको। उन्होंने कल के लिए रखा। फिर मैं उनके पास कल भी गया तो बोले अब हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम नहीं बुला सकते हैं, अभी हमें बहुत काम है, हमारे खुद ही बहुत ज़्यादा काम है। आप और कहीं जाओ और जब आप बोलो पैसे हम नहीं दिला सकते, पैसे हमें टाइम ही नहीं है इतना जो आपके पैसे दिला सके। तो फिर सर मैं यहाँ पर आया हूँ बड़े सर के पास। तो अब यहाँ आके अपनी रिक्वेस्ट सुनाई है सर, मैंने अपनी मजबूरी। और सर मैं अब इन्हीं से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। किनसे आपका पैसा बाकी है, क्या नाम है? अर्चना तुलसियानी है सर। ये सिविल लाइन में रहती है, हार्ट लाइन हॉस्पिटल के पास में ही एक आंखों का हॉस्पिटल है, उसके सामने अंदर जाके एक गली है। कितना पैसा आपका बाकी है? सर मेरा 1 लाख रुपया है। आपके पास क्या क्या है एविडेंस? सर मेरे पास सारा उनका जो है बिल भी है और जो उन्होंने लिखा था वो भी है, जितने मैंने पैसे लिए हैं वो भी है, सब कुछ है सर मेरे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरे इलाही है सर। संगम नगरी प्रयागराज में करैली क्षेत्र में जहां विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और देर रात लाइट ना मिलने से लोगों की भीड़ पावर हाउस पर इकट्ठा होने लगी, जहां पर बिजली विभाग के लोगों ने 33 kVA की लाइन में फॉल्ट होने की बात बताई, जिसके बाद कई क्षेत्र में करैली के पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था ठप है, जिससे बिजली आपूर्ति न होने से गर्मी कारण लोग वहां पर इकट्ठा हुए, जहां पर आक्रोशित लोगों को पहुंचकर पार्षद नफीस अनवर ने शांत कराया। साथ ही बिजली विभाग के लोगों से बात की और लाइन को चालू कराने की कोशिश में देर रात तक जुटे रहे। वहीं लाइट ना चालू होने के कारण देर रात तक की भीड़ करैली पावर हाउस पर जुटी रही। वहीं पर लोग बिजली व्यवस्था से पूरी तरह से करैली के लोग परेशान हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है पार्षद नफीस अनवर का, आइए सुनाते हैं। देखिए, बिजली व्यवस्था की जो आंख मचौली पूरे शहर के अंदर चल रही है, ख़ास तौर से हम करैली की बात करेंगे, उससे आम जनजीवन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। इस भयावह गर्मी में आम नागरिक पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था से परेशान है, लेकिन अधिकारियों का किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब न मिलना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। गर्मी के इस भयानक दौर में जहां एक और कटियामारी के नाम पर तमाम कंज्यूमर को पकड़ा जाता है, उनके ऊपर बड़े बड़े जो है वो लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, उनके ऊपर बड़ा अधिभार डाला जाता है, वहीं जो आम कंज्यूमर है उसको लाइट ना मिलना कहीं ना कहीं आम जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जो 24 घंटे की उत्तर प्रदेश सरकार बिजली व्यवस्था की बात कर रही थी, आज 24 मिनट भी अगर लाइट बराबर मिले तो ये हम शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। आज समस्या ये है कि पूरा करैली इस समय ब्लैक आउट हो चुका है। कम से कम हमारी नज़र में 1 दर्जन से अधिक इस समय ट्रांसफार्मर बंद है। आम जनता पावर हाउस को घेरे हुए है और बिजली की मांग कर रही है। नफीस अनवर।
संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब करेली थाना क्षेत्र के गौस नगर के बिस्मिल्ला चौराहे के समीप एक प्लॉट में झारखंड के रहने वाले शारिक को, जिसकी उम्र 7 वर्ष है, घर के ही सामने खाली पड़े प्लॉट में जिसमें झाड़ियां हैं, उस झाड़ी वाले प्लॉट में ले जाकर बच्चे के साथ कुछ लोगों ने बुरी तरह से जिस्म पर ब्लेड से जख्मी कर दिया। घटना की जैसे ही जानकारी घर वालों को मिली, आनन फानन में बच्चे को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे स्वरूप रानी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना स्थल पर क्षेत्र के पार्षद नफीस अनवर संग कई लोग मौजूद हुए और परिजनों से बातचीत की। परिजनों से बातचीत में सामने आया कि करेली थाने में लिखित तहरीर भी दी गई और इसके बाद घटना स्थल पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने जांच की, जिसमें सीओ समेत कई अन्य अधिकारी थाना अध्यक्ष मौके पहुंचे और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले आए। क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पे पार्षद नफीस अनवर का, आइए सुनाते हैं आपको। दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज गौस नगर करेली के अंदर हुई है। एक 8 साल का बच्चा है जिसके ऊपर जो है काफ़ी सीने पर खरोच है, सर में उसकी चोट है और उसके परिवार के लोग जो है दुष्कर्म का आरोप लगा रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है। प्रशासन अपना काम लगातार कर रहा है और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। परिजन इस समय सारिन के अंदर हैं और बच्चा ठीक ठाक फिलहाल बताया जा रहा है और पुलिस SHO वगैरह सब CO वगैरह आ चुके हैं और वो निश्चित तौर पर जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नफीस अनवर बता दें, बुरी तरह से युवक को जख्मी करने के बाद SR में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं जांच में पुलिस जुट गई है और कई लोगों से थाने लाकर पूछताछ भी कर रही है और जल्दी गिरफ्तारी का दावा किया है। क्या आपको कोयोरिस्टिक डिसऑर्डर के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है तो जानिए हमारे साथ। बता दें, जहां हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने एक हॉस्टल संचालक को हिडन कैमरा बाथरूम में लगाकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में जेल भेजा था। बता दें, ऐसे लोग कोयोरिस्टिक डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। ऐसे में डॉक्टर ईशान्या राज का कहना है कि इनको अश्लील चीज़ें देखना और इनको अश्लील चीज़ों से जुड़ी कोई भी चीज़ दिखने पर संतुष्टि मिलती है। किस तरह की ये इनमें समस्या होती है, ये समान विचार के व्यक्ति नहीं होते हैं और ये किस तरह की बीमारी है और किस तरह से ये इससे ग्रसित होते हैं, आइए सुनाते हैं डॉक्टर ईशान्या राज का क्या कहना है। हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति सामान्य मानसिकता के नहीं होते हैं। इन व्यक्तियों में कुछ ना कुछ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं। चूँकि मानसिक परेशानियों के कई प्रकार हैं, इसी के अंतर्गत सेक्सुअल डिसऑर्डर भी आता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें एक टाइप होता है वोयूरिस्टिक डिसऑर्डर, जिसमें जो मानसिक परेशानी से ग्रस्त व्यक्ति होता है वो दूसरों को नग्न अवस्था में या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को करते हुए देख करके उत्तेजित होता है और उसी उत्तेजना से वो एक सेटिस्फैक्शन का अनुभव करता है और इस सेटिस्फैक्शन के अनुभव के लिए वो बार बार पूरे समय उन चीज़ों को देखने की लालसा रखता है और कई बार इन चीज़ों को देखने के लिए वो कैमरा भी लगाता है। छुपके कई लोग ऐसे होते हैं कि खिड़की से देखते हैं, दरवाजे से देखते हैं और इन चीज़ों को करने में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा करके बाकी अपनी जिम्मेदारियों की चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करता है। मतलब लगभग उनमें फंक्शनल इम्पेयरमेंट वाली स्थिति होती है। और अगर इतिहास की बात की जाए, मतलब कारण की बात की जाए, तो देखा जाता है कि ऐसे रोगियों में बचपन में ही एब्यूज़ की शिकायत होती है। वो भी किसी तरीके के एब्यूज़ को उन्होंने पास से देखा है या उसका अनुभव किया हो, या फिर नशे संबंधी व्यवहार में वो संलिप्त होते हैं, या उनका जो अपना ग्रुप होता है पीयर ग्रुप, वो दोषपूर्ण व्यवहार उनके साथ रखते हैं। तथा ऐसे व्यक्ति जो पॉर्न मूवीज़ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, दिन भर उन्हीं सेक्सुअल थॉट से प्रीऑक्यूपाइड होते हैं और सेक्सुअल जो इम्पल्सेस और अर्जेस होते हैं उनके अंदर वो सामान्य से ज़्यादा होते हैं, जिनको हम हाइपर अराउजल की स्थिति बोलते हैं। और इलाज की बात की जाए तो हाँ, इसमें मनोचिकित्सीय दवाइयाँ भी चलती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है मनोवैज्ञानिक थेरेपी की, क्योंकि उनकी मानसिकता में, उनके सोच में, मनोभाव और व्यवहार में मनोवैज्ञानिक थेरेपी द्वारा परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है, जो बहुत हद तक सफल होती है।
प्रयागराज पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत 80 से भी ज़्यादा अवैध तमंचे और सैकड़ों कारतूस बरामद किए हैं। अब पुलिस ने 21 गांव को चिन्हित किया है जहां पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। ऑपरेशन पाताल एक शासन द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसमें अवैध रूप से गोली बारूद असलहा तमंचा इत्यादि का परिवहन करने वाले, उनको अपने कब्जे में रखने वाले, उसका दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का ये अभियान रहा। इसमें प्रयागराज पुलिस के द्वारा 80 से भी ज्यादा अवैध तमंचे, अवैध पिस्टल, सैकड़ों संख्या में कारतूस, कई दर्जन बम बरामद किया गया और कई अपराधियों को इसमें जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। आने वाले दिनों में भी ये ऑपरेशन पाताल जारी रहेगा और कई मामलों में जिसमें अवैध तमंचे पिस्टल इस्तेमाल होते हैं वैसा न होने पाए, उससे पहले ही ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आर्म्स एक्ट में ये करना नितांत आवश्यक है और उसके लिए पुलिस को टारगेट दिया गया है। कुल 21 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जिसमें सूचना के अनुसार अवैध तमंचों, अवैध पिस्टलों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे 21 गांवों को चिन्हित करने के उपरांत प्लानिंग के तहत उनको चारों तरफ से घेर करके उनके घरों की तलाशी ली जाएगी। जिसके भी घर में अवैध तमंचा, अवैध पिस्टल, कारतूस इत्यादि भारी संख्या में मिलेगा या कोई भी मिलेगा, उसके सभी लोगों पे, घर के सभी लोगों पे वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक साथ इस विषय में और भी बताना है कि इस अवैध तमंचा, अवैध पिस्टल, कारतूस, बम इत्यादि के बारे में अगर कोई सूचना देता है तो उसको इनाम भी देने की कार्रवाई की जाएगी। उसका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज करैली में हर साल बाढ़ की समस्या होती है और घर डूब जाते हैं। ऐसे में आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने पिछली बार बाढ़ से निजात दिलाने के लिए ऐलान किया था। उसी को लेकर अब आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने क्या कुछ कहा। देखिए, करैली एक ऐसा क्षेत्र है जो हर साल बाढ़ से डूब जाता है। हर समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं और बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद जी वहाँ पर गए थे, सिद्धार्थनाथ जी गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था वहाँ के लोगों को कि इस बार वो बांध बनवा देंगे और हमने बजट भी पास कर दिया है। कई लोगों का मकान जो कि बाढ़ की वजह से ढह गया था, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि उनके मकान की जो भी भरपाई होगी वो सरकार करेगी। लेकिन 1 साल से ज़्यादा गुजर गया है, अभी तक वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। अभी बांध का तो कुछ अता पता नहीं है, मुआवजा भी नहीं दिया गया है। तो मैं ये मांग करता हूँ कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करिए, नहीं तो फिर मैं बार बार जो है, जो लोग कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो फिर एक बार साबित हो जाएगा कि ये भाजपा वाले कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आज कान्हा श्याम होटल में पावर वोमेन पुस्तिका का विमोचन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केसी देवी पटेल व विशेष अतिथि मंडल आयुक्त संजय गोयल व विशेष अतिथि संजय खत्री जिलाधिकारी प्रयागराज मौजूद रहे। वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता की बेटी रेणु अग्रेरी डिंगरा ने अपनी लिखी किताब पावर वोमेन को अपने पिता को समर्पित की। साथ ही उन्होंने देश की कई महान महिलाओं पर ये किताब लिखी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने इस किताब को लिखा है और क्या उसका उद्देश्य है। आइए सुनाते हैं आपको। आज आपने लॉन्च करी है, क्या इसका उद्देश्य था, किसको आपने डेडिकेट? मेरी उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। मैंने इसमें 16 फीमेल पॉलिटिशियंस ऑफ मॉडर्न इंडिया को कवर किया है और ये किताब मेरे पिताजी को डेडिकेटेड है, जो बहुत बड़े नाम थे। और ये महिला पॉलिटिक्स के थ्रू महिला सशक्तिकरण और कैसे इस देश की औरतें अपना स्ट्रगल करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्रियों के मुकाम तक पहुंची हैं। इस किताब में मैंने कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं छुआ तक नहीं है और सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स को मैंने इसमें उजागर किया है। महिलाओं को संदेश दे रही हूँ कि आप अपने पैरों पे और अपने राइट्स को अच्छी तरीके से जानिए और समझिए और उस पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो सरकार आपके साथ है, पर
हर महिला को अपने राइट्स ज़रूर जानने चाहिए और उसी पे वो आगे बढ़ें, यही मेरा संदेश है महिलाओं को। 16 औरतें हैं इसमें, आप किताब पढ़ें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और 16 औरतें हैं जो राष्ट्रपति से लेके मुख्यमंत्री तक बनी, उनको आप कवर किया। मैंने 2 साल लिया, पर 2 साल मेरी पर्सनल ट्रेजेडीज़ की वजह से मैंने 2 साल उसको डिले कर। 16 महिलाओं संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज में स्लाटर हाउस बंद पड़े हैं और उत्तर प्रदेश के कई स्लाटर हाउस बंद हैं। ऐसे में प्रयागराज के स्लाटर हाउस को खोलने के लिए कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की है। साथ ही उनका कहना था कि स्लाटर हाउस में खुलने से प्रयागराज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार के से हम ये अपील करना चाहते हैं कि स्लाटर हाउस खोला जाए, क्योंकि स्लाटर हाउस खुलने से जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि स्लाटर हाउस खुलने से जो तमाम बेरोज़गार हैं, हजार लोग जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिलेगा और उनके घर परिवार चलेंगे। हम सरकार से ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्लाटर हाउस की तरफ ध्यान दीजिए और जो बुरी स्थिति में है उसको दुरुस्त करा के स्लाटर हाउस को चालू कराकर हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश की सरकार को जो बजट अच्छा खासा उससे जो इनकम होती है, जिससे सरकार के अंदर जो है बहुत धनराशि पहुंचती है, हम अपील करते हैं कि उसको खोला जाए ताकि जो हजार जो लोग स्लाटर हाउस में तो बकाया इस वजह से बंद है। देखिए, नगर निगम द्वारा जो कुछ बकाया है, हम तो बकाया जो जमा भी करवाना चाहते हैं और जमा करके स्लाटर हाउस खुलना चाहिए, जिससे व्यापारियों को व्यापार मिल सके, जो बेरोजगार को बेरोजगारी मिल सके। आपके संपर्क में है? हाँ, हमारे संपर्क में है, तमाम लोग हैं। हम तो उनको खुलवाना चाहते हैं, अगर सरकार चाहेगी तो बात करके हम खुलवाने के लिए पाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कॉर्पियो पर गिरा पुराना पेड़ और मचा हड़कंप। सिविल लाइन सुभाष चौराहे के समीप हुई ये बड़ी घटना। सुभाष चौराहे के करीब इस पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो के अंदर सो रहा था ड्राइवर। बाल बचा ड्राइवर और राहगीर। बता दें, सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई सुभाष चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब चौराहे से कुछ दूर पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो पर एक भारी सूखा पेड़ टूटकर गिर गया। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। स्कॉर्पियो के अंदर ड्राइवर सो रहा था, जो सदमे में आ गया। किसी तरह से जान बचाकर कार के बाहर निकला। हालांकि घटना के बाद दौरान तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई और गिरे हुए पेड़ को हटाने और बाधित आवागमन को खोलने के लिए कार में जुट गई। इस घटना से कोई हताहत तो नहीं हुआ, मगर कार को भले ही नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंचे कार मालिक ने पेड़ हटाने की कोशिश में सब जुट गए। बता दें, पुलिस जहां रास्ता खुलवाने में जुटी तो वहीं नगर निगम की लापरवाही के कारण ये सूखा पेड़ ना हटाने के कारण आज गाड़ी पर गिरा, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, मगर कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें, पिछले साल भी सुबह सिविल लाइन के बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने ऐसे ही सूखा पेड़ गिरा था, जिससे कार और ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हुए थे और ई रिक्शे में बैठे लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। गाड़ी में गिरा है, क्या हुआ है, किस तरह से कितना नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और अपना हवा के हिसाब से पेड़ सूखा अपना टूट कर गिर गया इसके ऊपर। हमको लग रहा है 50,000 के लगभग नुकसान क्षति है बनवाने शर्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला हुआ। क्या हुआ? मैं गाड़ी में सो रहे थे, सो गए थे, पेड़ गिरा तो मैं गाड़ी में बाहर निकला। क्या नुकसान हुआ? आप कुछ क्या नाम है? संगम नगरी प्रयागराज में धूमनगंज काशीराम आवास में अपना मकान दबंगों से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर पीड़ित महिला ने अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़ित ने पुलिस पर दबंगों से मिली भगत अपने मकान को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। पीड़ित ने पुलिस पर दबंगों से मिली भगत कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा। पीड़ित ने काशीराम आवास में ही कुल दबंगों पर जबर मकान कब्जा करने का आरोप लगाया है और पीड़ित को मकान से दूर रखा है। साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बहुत ही दबंग व्यक्ति हैं। पीड़ित के अनुसार बताया कि इस संबंध में तहसील दिवस कब्जे प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस दबंगों के साथ मिली है और पीड़ित की मदद नहीं करना चाहती। वहीं पीड़ित अब दर दर भटक रही है परिवार वालों के संग अपने मकान को कब्जा मुक्त कराने के लिए दबंगों से, मगर अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है और पुलिस भी उसकी पर सुनवाई नहीं कर रही है।
क्या हुआ था? नाम है, मेरे ससुर के नाम मकान था। मेरे ससुर ख़त्म हो गया, मैं उसी मकान में रहती थी। अब मैं बच्चे साथ लेके घर चली गई मैं कि तो मेरा सामान बहुत फेंक दिए। कौन लोग थे? और भैंस थे और उर्मिला वाली ये सब मुझे मारने के लिए कर मेरे बच्चे को लेके साथ मैं रह रही हूँ बाहर रोड पर। पुलिस के पास गए? कुछ नहीं सुनते, पुलिस वाले के पास जाते भगा देते, बोलते चले जाओ वरना तुम्हें जेल भेज देंगे। पुलिस वाले को नहीं सुनते हैं। हम तीनों बच्चे साथ भाग जाए मर जाएंगे। मेरा बेटा बीमार पड़ा, मेरे पति भी मर गए, ससुर सास कोई नहीं, मेरे दो बच्चे साथ आके रह रहे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है नुरला रोड की सड़कों का, जहां स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी है और सड़कों पर अंधकार छाया है। जहां अक्सर दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट सड़कों पर जलती है और रात होते ही प्रयागराज में शोपीस बन जाती है, जिससे सड़कों पर अंधकार छाया होता है, जिससे कभी भी दुर्घटना भी हो सकती है। जब तक बाज़ारें खुली रहती तब तक तो सड़कों पर रोशनी होती है, मगर यही सड़कें अंधकार में थोड़ी देर में तब्दील हो जाती हैं। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां नुरला रोड से करेली की ओर जाने वाले बैरियर चौराहे का नज़ारा है, जहां रोज इसी तरह से घंटों जाम लगता है और जाम के झाम से लोग परेशान होते हैं, मगर इसका आज तक कोई हल नहीं निकल पाया है और रोज रात में इसी तरह से यहाँ जाम लगता है और यहाँ पर घंटों लोग जाम के झाम से परेशान होते हैं। ये नज़ारा है बैरियर चौराहे का, जो कि मुख्य मार्ग है करेली से आने जाने का, जहाँ पर रोज इसी तरह से लंबा लगता है भीषण जाम और लोग होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज की करेली की सड़कों का नज़ारा है और शहर दक्षिणी की सड़कें का बुरा हाल ये है कि लोग चलने में भी अब परेशान होते हैं, चाहे वो मुट्ठीगंज की सड़कें हों या फिर कीटगंज क्षेत्र की। और सबसे बुरा हाल तो करेली की सड़कों का है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है करेली की सड़क को छोड़कर गांव में बस जाए, और कुछ लोगों को तो कहना था कि करेली की सड़क पर चढ़ने से ऐसा लगता है कि पेट से आग बाहर आ जाएगी। ऐसी इस तरह की लोग समस्या से ग्रसित हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये नहीं समझ में आता सड़क गड्ढे में है या सड़क पर गड्ढा है। क्या कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। यार यहाँ बहुत समस्या आती है सर, यहाँ चलते हैं तो लगता है कि भात निकल के बाहर हो जाएगा पेट से। यहाँ बहुत गड्ढा है, रोड नहीं बनेगी लगती है, सरकार यहाँ तो कभी सुविधा ही नहीं देगी। गांव की सड़कें अच्छी कि करेली की सड़कें अच्छी हैं? करेली में पीड़ित हैं रोड से। क्या रोड में क्या काम नहीं लग रहा या गड्ढा है, क्या है? गड्ढा दिख रहा, पूरे में गड्ढा ही तो है। तो मतलब क्या आपने किसी को, प्रशासन को कुछ बताया कभी? तो नेता लोगों से बताओ, कौन सुनता ही है। यहाँ पे सारे शहर की रोड ऐसा ही है, खाली करेली भर। भाई करेली की सड़क ये हाल है कि करेली छोड़ के लगता है गाँव बस जाओ। अच्छा, इतना आप परेशान हो गए हैं सड़कों से? भाई करेली की सड़क से अच्छी गाँव की सड़कें हैं, गाँव के खरिंजे हैं। आपका क्या नाम है? संगम नगरी प्रयागराज एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ अघोषित बिजली कटौती से करेली के लोग बेहाल है। दुकानदारों को अंधेरे में काम करना पड़ रहा है और स्थानीय लोगों को गर्मी के कारण अब बेहाल हो चुके हैं और पीने की पानी की भी समस्या। ऐसे में क्या कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। देर पे लाइट आती जाती रहती, बहुत गर्मी है, परेशानी है सबको होती है। जी हाँ। पानी आने की समस्या होती है। हाँ। क्या नाम है? मेरा काशी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।